1970 का दशक। बिहार के सीएम थे नाई समाज के एक नेता। उनके सीएम रहते भी उनके पिता जमींदारों की बाल दाढ़ी बनाने का काम करते थे। एक बार पिता बीमार पड़ गए और जमींदार के यहां जाने से मना किया। जमींदार ने अपने लठैतों को भेजकर सीएम के पिता को बुलवाया और खूब निर्ममता से उनकी पिटाई की। जमींदार को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन जब सीएम ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने जमींदार को रिहा करवा दिया। कोई केस दाखिल नहीं करवाया। जिलाधिकारी सीएम से नाराज हो गए और कहा कि यह केवल आपका नहीं, पूरे सूबे का अपमान है। सीएम ने कहा, क्या कीजिएगा, एक मुख्यमंत्री के बाप को तो बचा लीजिएगा, लेकिन देश के हजारों बापों के साथ जो हो रहा है उसे कौन बचाएगा। ये सीएम थे कर्पूरी ठाकुर। इनके सीएम रहते इनकी समाजवादी नीतियों से परेशान जमींदारों ने इन्हें खूब गालियां दी। कर कर्पूरी, कर पूरा, छोड़ गद्दी, धर उस्तूरा जैसी जाति सूचक फप्तियां भी कसी। एक ऐसे दौर में जब छोटा सा राजनीतिक पद किसी व्यक्ति की समृद्धि की गारंटी बन जाता है, जब पद के गुमान में अपराधी तो छोड़िए, निर्दोषों को भी पुलिसिया तंत्र से प्रताड़ित किया जाता है, कर्पूरी बहुत याद आते हैं। हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। मेरा जन्म मेरी घातक दुर्घटना है। उदयलाल ने दलित होते हुए भी घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने की हिम्मत की। उदयलाल को खींच के घोड़ी से उतार दिया गया और बारातियों के साथ मारपीट की गई। चूंकि पिछड़ों को, दलितों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, ऐलान किया है कि खत्म करेंगे, तो उनको भारत रत्न की उपाधि से आप विभूषित करो, आरएसएस के हेड को। यह है मर्डर का वो वीडियो जिसे दुर्घटना की आड़ में खारिज किया जा रहा था। बहुत कम नेता अपनी प्रकृति में लोकतांत्रिक रह गए हैं, जो बराबरी के सखाभाव से कार्यकर्ताओं और जनसाधारण से पेश आए, जैसा जननायक कर्पूरी ठाकुर किया करते थे। पिछड़ों, दबे कुचलों के उन नायक कर्पूरी बिहार के शिक्षा मंत्री, एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इनका जन्म 24 जनवरी को 1924 में बिहार के समस्तीपुर के पितौझिया गांव में हुआ, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। आजादी की लड़ाई में 26 महीने जेल में रहे। कर्पूरी ठाकुर आजादी से पहले 2 बार और आजाद भारत में 18 बार जेल गए। फिर 1952 में बिहार विधानसभा के सदस्य बने। शोषितों को चेतनाशील बनाने के लिए वो अक्सर अपने भाषण में कहते थे, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। बिहार में 1978 में हाशिए पर ढकेल दिए गए वर्ग के लिए सरकारी रोजगार में 26% आरक्षण लागू करने पर उन्हें क्या क्या न कहा गया। मां, बहन, बेटी, बहू को भद्दी गालियों से नवाजा गया। अभिजात्य समझा जाने वाले वर्ग ने उन पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की माई भी आई। या फिर दिल्ली से चमरा भेजा संदेश, कर्पूरी केश बनावे, भैंस चरावे राम नरेश। ये फप्तियां, ये गालियां कर्पूरी ठाकुर को आजीवन मिलती रही। उन पर तो मीडिया निर्मित किसी जंगल राज के संस्थापक होने का भी आरोप नहीं था, ना ही किसी घोटाले में संलिप्तता का मामला। बावजूद इसके उनकी फजीहत की गई। इसका समाज शास्त्रीय विश्लेषण तो होना चाहिए। आखिर कहां से यह नफरत और वैमनस्य आता है? आजादी के 76 वर्ष बीत जाने और संविधान लागू होने के 74 वर्ष के बाद भी मानसिकता में अगर तब्दीली नहीं आई तो इस पाखंड से भरे खंड खंड समाज के मुल्क को अखंड कह के गर्वोन्मत्त होने का कोई मतलब है नहीं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की पृष्ठभूमि से आए कर्पूरी ठाकुर अपने दौर के प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन कहे गए। उन्होंने 67 में जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी को एक साथ लाकर महामाया प्रसाद सिन्हा को गैर कांग्रेसवाद की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री बनाने की पहल की और खुद उप मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर ने इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले 5000 युवाओं को गांधी मैदान बुलाकर नियुक्ति पत्र बांट दिए। 70 के दशक में कर्पूरी ठाकुर सिर्फ सिंचाई विभाग में 17,000 रिक्तियों के लिए फेयर तरीके से ओपन रिक्रूटमेंट हेतु आवेदन आमंत्रित करते हैं। एक सप्ताह भी नहीं बीतता है कि जमशेदपुर में दंगा भड़क जाता है। यथास्थितिवादी लोग राम सुंदर दास को आगे करके सरकार गिरवा देते हैं। इन दोनों बातों का आपस में संबंध है। पहले होता यह था कि बैकडोर से अस्थायी बहाली कर दी जाती थी, बाद में उसी को नियमित कर दिया जाता था।
एक साथ इतने लोग खुली भर्ती के जरिए नौकरी पाएं, यह सरकारी व्यवस्था पर कुंडली मारकर बैठे एक वर्ग को मंजूर नहीं था। इसलिए कर्पूरी ठाकुर को जाना पड़ा। वह पीढ़ी वाकई खुशकिस्मत है जो उसूल वाले सच्चे समाजवादियों से रूबरू हुई। जब पहली बार 1952 में कर्पूरी जी विधायक बने तो ऑस्ट्रिया जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में उनका चयन हुआ। उनके पास कोट नहीं था, किसी दोस्त से मांग कर गए। वहां मार्शल टीटो ने देखा कि कर्पूरी जी का कोट फटा हुआ है, तो उन्हें नया कोट गिफ्ट कर दिया गया। आज तो लोग दिन में 10-10 बार पोशाक ही बदलते हैं। कर्पूरी जी के अंदर कभी संचय संग्रह की प्रवृत्ति नहीं रही, पर हमारी नस्ल लेसर एबल को चुनने को मजबूर है। एक और उदाहरण है, 1974 में कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे का मेडिकल की पढ़ाई के लिए चयन हुआ, पर वो बीमार पड़ गए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती थे। हार्ट की सर्जरी होनी थी। इंदिरा गांधी को जैसे ही पता चला, एक राज्यसभा सांसद को वहां भेजा और उन्हें एम्स में भर्ती कराया। खुद भी 2 बार मिलने गई। इलाज के लिए अमेरिका भेजने की पेशकश की सरकारी खर्च पर। कर्पूरी ठाकुर को पता चला तो उन्होंने कहा वो मर जाएंगे पर बेटे का इलाज सरकारी खर्च पर नहीं कराएंगे। बाद में जेपी ने कुछ व्यवस्था करके न्यूजीलैंड भेजकर उनके बेटे का इलाज करवाया। कर्पूरी जी अक्सर कहते थे, यदि जनता के अधिकार कुचले जाएंगे तो आज न कल जनता संसद के विशेषाधिकार को चुनौती देगी। 1967 में जब पहली बार 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ तो जन क्रांति दल के महामाया प्रसाद के मंत्रिमंडल में कर्पूरी जी शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी और यह बाधा दूर होते ही कबीलाई, कस्बाई, देहाती लड़के भी उच्चतर शिक्षा की ओर अग्रसर हुए। नहीं तो पहले वो मैट्रिक में ही घोलट जाते थे। 1970 में 163 दिनों के कार्यकाल वाली कर्पूरी जी की पहली सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले किए। 8वीं तक की शिक्षा उन्होंने मुफ्त कर दी, उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया, 5 एकड़ तक की जमीन पर मालगुजारी खत्म किया। 1977 की जेपी लहर में जनता अलायंस ने कुल 345 सीटें हासिल की, जिनमें बिहार में 54 में 54, यूपी में 85 में 85 सीटें जीती। 1977 में कर्पूरी ठाकुर भी लोकसभा का चुनाव जीत गए। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही मोरारजी ने 9 राज्यों में कांग्रेस शासित सरकारों को बर्खास्त कर दिया। बिहार में जनता पार्टी को 324 में से 214 सीटें हासिल हुई। कर्पूरी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। पार्टी उनके लिए विधानसभा सीट ढूंढ रही थी। फुलपरास से देवेंद्र यादव ने अपनी सीट कर्पूरी जी के लिए छोड़ दी। उपचुनाव हुए। कांग्रेस ने वहां से दिग्गज नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे राम जयपाल सिंह यादव को खड़ा कर दिया। बहुत से यादव उस क्षेत्र में मुखिया बन चुके थे। राम जयपाल सिंह का समधियाना भी उधर ही था। कर्पूरी जी परेशान थे, कहीं हार ना जाएं। मीटिंग हुई, सबने कर्पूरी जी को आश्वस्त किया, नाहक परेशान ना हो, आप किसी जाति विशेष के नहीं, हम सबके नेता हैं। राम जयपाल सिंह जब आए तो लोगों ने उनके अच्छे से आवभगत की। कुटुंबैती के नाते 51 पल्ला धोती उन्हें भेंट स्वरूप दिया। वोटिंग के बाद जब काउंटिंग शुरू हुई तो बक्सा से राम जयपाल सिंह नदारद थे। लोग बाहर में गाने बजाने लगे। इस पर वहां के मुखिया लोगों ने सबको रोका, अभी कोई उधम नहीं मचाएगा। जब तक राम जयपाल सिंह की जमानत जब्त नहीं हो जाएगी तब तक ढोल पिपहू का दौर शुरू नहीं होगा। जैसे ही अंतिम फिगर आया, नगाड़े बजने लगे। तो समाज में सौहार्द ऐसे आता है। बिहार के बहुसंख्यक यादवों, कोयरियों, कुर्मियों ने नाई जाति से आने वाले कर्पूरी जी को अपना नेता माना और इनकी अगुवाई में लड़ा। यह राजनीतिक उर्वरता की धरती है, परिपक्वता की निशानी है, जमहूरियत की खूबसूरती है। फिर जब कर्पूरी जी 1977 में दोबारा मुख्यमंत्री बने तो SC/ST के अतिरिक्त OBC के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला सूबा था। 11 नवंबर 1978 को महिलाओं के लिए 3%, जिसमें सभी जातियों की महिलाएं शामिल थीं, गरीब सवर्णों के लिए 3% और पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए 20%, यानी कुल 26% आरक्षण की घोषणा की। कर्पूरी जी को बिहार के शोषित लोगों ने इस कदर सर पर बिठाया कि एक बार छोड़कर वो कभी चुनाव हारे नहीं। वो इतने सादगी पसंद थे कि जब प्रधानमंत्री चरण सिंह उनके घर गए तो दरवाजा इतना छोटा था कि चौधरी जी के सर में ही चोट लग गई। चरण सिंह ने कहा, कर्पूरी इसको जरा ऊंचा करवाओ। कर्पूरी जी बोलते थे कि जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, मेरा घर बन जाने से क्या होगा। जब एक वरिष्ठ नेता ने उनको घर बनवाने के लिए 50,000 ईंटें भेजी तो घर बनाने की बजाय उन्होंने गांव में स्कूल खुलवा दिया। उस वक्त
मुख्यमंत्री सचिवालय की इमारत की लिफ्ट चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं थी। मुख्यमंत्री बनते ही कर्पूरी जी ने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों द्वारा लिफ्ट के इस्तेमाल का निर्देश दिया। सही मायने में यह होती है समता की पक्षधरता। राष्ट्रीय राजनीति में भी कर्पूरी जी की इतनी पैठ कि अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। गौरीशंकर नागदंश के शब्दों में, हिंदुस्तान के करोड़ों शोषितों के हक के लिए, लाखों निरीह नंगे बच्चों की कमीज और स्लेट के लिए, आंखों में यंत्रणा का जंगल समेटे भटकती, बलात्कृत आदिवासी और दलित महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए, बेसहारा किसानों की कुदाल और जमीन के लिए, फूस के बूढ़े मकानों पर उम्मीद की छप्पर लिए हांफती सांसों वाले हारे हुए लोगों की जीत के लिए, गांधी, लोहिया और अंबेडकर के सफेद हो चुके सपनों को सतरंगा बनाने के लिए संघर्ष का नाम थे कर्पूरी ठाकुर। वे खनिज पदार्थों के माल भाड़ा समानीकरण का विरोध करते रहे। खनिजों की रॉयल्टी वजन के बजाय मूल्य के आधार पर तय कराने के लिए जूझते रहे। आखिरी दिनों में सीतामढ़ी के सोनबरसा से विधायक रहते हुए उन्होंने देवीलाल द्वारा दिए गए न्याय रथ से बिहार को जगाया और गांधी मैदान पटना में न्याय मार्च रैली आयोजित कर केंद्र को चुनौती दी। 1984 के दंगे को याद करते हुए शरद जी कहते हैं कि उन्मादी भीड़ ने रामविलास पासवान के घर पर हमला कर दिया। कर्पूरी ठाकुर उन्हीं के घर पर थे। किसी तरह दोनों ने भाग कर जान बचाई। एक वक्त ऐसा भी आया कि पार्टी में दो फाड़ हो गए। इंडियन एक्सप्रेस में एक भ्रामक खबर छपी जिसमें चौधरी देवीलाल द्वारा चौधरी चरण सिंह के लिए अपमानजनक बात कहे जाने की चर्चा थी। हालांकि अगले ही दिन अरुण शौरी ने खंडन किया और उस बात के लिए माफी भी मांग ली, मगर जितना डैमेज होना था हो चुका था। चौधरी चरण सिंह ने देवीलाल को पार्टी से निकाल दिया। जिन जिन लोगों ने उनके समर्थन में बयान दिए सबको निष्कासित किया। एक ही दिन कर्पूरी ठाकुर, मधु लिमये, कुंभाराम आर्य समेत कई नेताओं को पार्टी से बाहर किया गया। तो सैद्धांतिक आधार पर शरद जी ने भी इस्तीफा दे दिया और लोकदल बनने पर उसमें शामिल हुए। उसका हश्र बुरा हुआ। लोकदल और श्री चंद्रशेखर की पार्टी एक हो गई। इसी क्रम में एक किस्सा है 1990 का। बिहार में खगड़िया जिले में पड़ने वाले अलौली में लालू प्रसाद यादव का एक कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया। लालू यादव का कहना था, जब कर्पूरी जी आरक्षण की बात करते थे तो लोग उन्हें मां, बहन, बेटी की गाली देते थे, और जब मैं रिजर्वेशन की बात करता हूं तो लोग गाली देने के पहले अगल बगल देख लेते हैं कि कहीं कोई पिछड़ा, दलित, आदिवासी सुन तो नहीं रहा। लालू प्रसाद यादव ने आगे इसका श्रेय उस ताकत को दिया जो कर्पूरी ठाकुर ने हाशिए पर रहे समुदायों को दी थी। मगर लंबे समय तक ये झूठ फैलाया जाता रहा कि लालू प्रसाद ने कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहा, क्योंकि उन्होंने गरीब सवर्णों के लिए भी उस 26% आरक्षण से 3% देने की व्यवस्था की थी, जबकि सच का इन बातों से दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं। हुआ यूं कि शिवनंदन पासवान को कर्पूरी जी विधानसभा उपाध्यक्ष बनाना चाह रहे थे और दूसरी तरफ एक और व्यक्ति अपनी दावेदारी पेश कर रहा था। तो तय हुआ कि दोनों के नाम लॉटरी निकाली जाए। लॉटरी के सहारे उनके चहेते बन गए विधानसभा उपाध्यक्ष। पर जब पता चला कि लॉटरी में दोनों पर्ची एक व्यक्ति के नाम की ही कर्पूरी जी ने लिख के डलवा दी, बस तभी से वे दूसरे उम्मीदवार द्वारा कपटी ठाकुर बुलाए जाने लगे। लालू प्रसाद का इस प्रसंग से कोई वास्ता ही नहीं। कर्पूरी जी ने अंतिम सांस लालू प्रसाद की गोद में ली। उनके गुजरने के बाद ही वे अपने दल के नेता चुने गए, नेता प्रतिपक्ष बने। दोनों में कभी कोई तकरार नहीं थी। हाँ, कर्पूरी जी आपातकाल के दौरान खुद पर आक्षेप लगाए जाने के एक अप्रिय प्रसंग के चलते रामविलास पासवान और रामजीवन सिंह को फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे, जबकि एक समय वह भी था जब भागलपुर के लोकदल के सम्मेलन में उन्होंने रामविलास पासवान के अंदर संभावना को देखते हुए उन्हें भारतीय राजनीति का उदीयमान नक्षत्र कहा था। और आपातकाल के बाद उन्होंने कितना सच, कितना झूठ नामक पुस्तिका के जरिए अपने खिलाफ उड़ रहे अफवाह का पर्दाफाश किया। कर्पूरी जी सही मायनों में महान समाजवादी नेता थे। निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों में उन्होंने उच्च मानदंड स्थापित किए थे, पर उनका नाम बेचकर लालू को कोसने वाले लोग अलबेले ही हैं। कर्पूरी जी के निधन के बाद जब लालू प्रसाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने तो उनके सामने एक बड़े जननेता के कद की लाज रखना सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसमें वे बहुत हद तक कामयाब भी रहे। सच तो यह है कि सीएम बनने के बाद लालू प्रसाद ने कर्पूरी ठाकुर के अधूरे कामों को अभी आगे बढ़ाना शुरू ही किया था कि कुछ लोगों को मिर्ची लगनी शुरू हो गई।
ये लोग उसी विचारधारा से आते थे जिस विचारधारा ने कर्पूरी ठाकुर के बारे में कभी कहा था, MA BA पास करेंगे, कर्पूरी को बांस करेंगे। 1980 से 1985 तक बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कर्पूरी ठाकुर जी के दूसरे कार्यकाल में सिंचाई राज्य मंत्री और लालू जी के कैबिनेट में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रहे गजेंद्र प्रसाद हिमांशु कहते हैं कि कर्पूरी जी के साथ उनके कई बिंदुओं पर मतांतर जरूर थे, पर वो मर्यादित मत भिन्नता थी। उनमें एक इंसान के तौर पर स्वभावतः कुछ त्रुटियां थी, पर पैसे कौड़ी के मामले में बेहद ईमानदार थे। एक बार कर्पूरी जी अपने प्रधान सचिव यशवंत सिन्हा के साथ अकेले में बैठे थे, तो कर्पूरी जी ने सिन्हा साहब से कहा, आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ जाना, सरकारी नौकरी मिल जाना, इससे क्या यशवंत बाबू आप समझते हैं कि समाज में सम्मान मिल जाता है? जो वंचित वर्ग के लोग हैं उसको इसी से सम्मान प्राप्त हो जाता है क्या? नहीं होता। उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। गांव के समृद्ध वर्ग के एक व्यक्ति के पास नाई का काम कर रहे उनके बाबूजी उन्हें लेकर गए और कहा कि सरकार, ये मेरा बेटा है, फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। उस आदमी ने अपनी टांगें टेबल के ऊपर रखते हुए कहा, अच्छा फर्स्ट डिवीजन से पास किए हो, मेरा पैर दबाओ, तुम इसी काबिल हो। तुम फर्स्ट डिवीजन से पास हो या कुछ भी बन जाओ, हमारे पांव के नीचे ही रहोगे। यशवंत सिन्हा जी कहते हैं, यह है हमारा समाज। उस समय भी था, आज भी है। हमारे समाज के मन में कूड़ा भरा हुआ है और इसलिए यह सिर्फ आर्थिक प्रश्न है नहीं। हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, हम पढ़ लिख जाएं, कुछ संपन्न हो जाएं, उससे सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान तभी मिलेगा जब हमारी मानसिकता में परिवर्तन होगा, जब हम वंचित वर्गों को वो इज्जत देंगे जो उनका संवैधानिक और सामाजिक अधिकार है। लालू प्रसाद ने सत्ता में आने के साथ ही कर्पूरी जी द्वारा आर्थिक आधार पर दिए गए 3% आरक्षण को खत्म किया। आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। वहीं लालू प्रसाद ने बिहार में कर्पूरी जी द्वारा दिए गए अति पिछड़ों के 12% आरक्षण को बढ़ाकर 14% कर दिया और झारखंड बनने के बाद राबड़ी देवी ने अति पिछड़ों का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 18% कर दिया। कर्पूरी फॉर्मूले के प्रगतिशील ढंग से लागू करने का काम इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने किया। सत्ता में आने पर तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ों का आरक्षण फिर से बढ़ाने की बात दोहराई और मौजूदा महागठबंधन सरकार ने देश में पहली बार जाति आधारित सर्वे कराकर सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाकर 25%, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीमा को 16% से बढ़ाकर 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 1% से बढ़ाकर 2% और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। यानी सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिए आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण को पूर्ववत रखा गया है। इन सभी वर्गों के लिए आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ाकर 75% किया गया है। ये एक तरह से जननायक की आकांक्षाओं का सम्मान है। अभी 5 वर्ष पूर्व संविधान की पूरी शक्ल सूरत पर तेजाब फेंकने का काम मौजूदा केंद्र सरकार ने किया। ईडब्ल्यूएस के नाम पर आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण बिना किसी कमीशन की रिपोर्ट के लागू करने की बात संघ की मुखौटा मोदी सरकार ने की। जहां मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने में हमारे नेताओं को नाको चने चबाने पड़े, वहीं यह सवर्ण आरक्षण मन की बात की तरह झटके में बोला गया और झटके में कानून बन गया। कर्पूरी जी सादगी के पर्याय थे। कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं, प्रदर्शन नहीं। वे लोक राज की स्थापना के हिमायती थे और सारा जीवन उसी में लगा दिया। अपनी मौत से 3 महीने पहले कर्पूरी ठाकुर एक कार्यक्रम में शिरकत करने अलौली आए। वहां मंच से वो बोफोर्स पर बोलते हुए राजीव गांधी के स्विस बैंक के खाते का उल्लेख कर रहे थे। भाषण के दौरान ही उन्होंने धीरे से एक पर्ची पर लिखकर पूछा कि कमल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। लोकदल के तत्कालीन जिला महासचिव हलधर प्रसाद ने उस स्लिप पर लोटस लिखकर कर्पूरी जी की ओर बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने कहा, राजीव मने कमल और कमल को अंग्रेजी में लोटस बोलते हैं। इसी नाम से स्विस बैंक में खाता है राजीव गांधी का। तो यह जनता से जुड़ने का संवाद कौशल कर्पूरी जी का था। 17 फरवरी 1988 को अचानक तबीयत बिगड़ने से उनका देहांत हो गया। आज उन्हें एक जाति विशेष के दायरे में महदूद करके देखा जाता है, जबकि उन्होंने रुग्ण समाज की तीमारदारी को अपने जीवन का मिशन बनाया। उन्हें न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक चेतना के प्रसार की भी बड़ी चिंता थी। वे समस्त मानवता की हित चिंता करने वाले भारतीय समाज के अनमोल प्रहरी थे। ऐसे कोहिनूर कभी मरा नहीं करते। कृष्ण बिहारी ने ठीक ही कहा है, अपनी रचनाओं में वो जिंदा है, नूर संसार से गया ही।
अगर आपको इसी तरीके से राजनेताओं की प्रोफाइल पसंद आती है और अगर आपको कर्पूरी ठाकुर की प्रोफाइल पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सर्कल में। और अगर चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल के आइकन को बजा दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।